नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो तैयारी जोर शोर से चल रही है, हर सब्जेक्ट की मैराथन ले रहे हैं, अपने टेस्ट दे रहे हैं। अगर ऐसा सब कर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है। तो चलिए आज हम अगले मैराथन लेक्चर से के लिए कनेक्ट होते हैं और आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बहुत बार हमने जब भी अभी सेक्शन रिवाइज कर रहे थे, हम पीछे वाले लेक्चर्स में हमेशा मैंने आपको बोला सेक्शन 10 अभी बाकी है, सेक्शन 10 अभी बाकी है। तो देखो आ गया सेक्शन 10। कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं और ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है। ये एक तरीके की स्कीम है, यानी अगर मैं बात करूं कि जीएसटी लॉ में दो स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं, रेगुलर स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन क्या है। कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन यानी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कब, जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी अगर 24-25 चल रहा है तो 23-24 में अगर आपका पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन बेस्ड, एक पैन पे जो भी आपका टोटल टर्नओवर है, एक पैन पे जो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर अक्रॉस ऑल स्टेट्स, अगर सारे स्टेट्स में कितना है 1.5 करोड़ तक, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक। क्या होते हैं नॉर्मल और स्पेशल कैटेगरी स्टेट अभी बात करेंगे, लेकिन तब तक याद रखें कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल स्टेट में अगर 1.5 करोड़ तक का एग्रीगेट टर्नओवर है और करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर 75 लाख तक का एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप क्या कर सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। मींस अगर 24-25 में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या 23-24 में आपका जो टर्नओवर है वो एलिजिबिलिटी लिमिट में आता है क्या। अब बात कर लेते हैं भाई ये है क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट को समझने के लिए नॉर्मल स्टेट के बारे में बात करते हैं। मींस अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ दें तो सारे स्टेट क्या हैं, नॉर्मल स्टेट। तो कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट, MMNT और मूसा। MMNT मूसा, MMNT स्टैंड्स फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये MMNT मूसा जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और इनमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 75 लाख तक होना चाहिए। अब इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब स्टेट, यूपी ले लीजिए, MP ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, सब जगह टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ तक है। मीन दिस इज अ एलिजिबिलिटी लिमिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई 1.5 करोड़ या 75 लाख देखना क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। होता क्या है एग्रीगेट टर्नओवर, सबसे पहली बात, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये पैन बेस्ड है, यानी एक पैन पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल काम धंधा कैलकुलेट करना है अक्रॉस ऑल स्टेट्स, यानी जितने स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं हर स्टेट का एग्रीगेट टर्नओवर एड ऑन कर लीजिए। इस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या शामिल है, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल है सारी टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं जोड़ लीजिए। फिर जोड़ लीजिए एग्जाम सप्लाईज, हमने पढ़ा था पहले टॉपिक में एग्जाम सप्लाईज क्या होती है, जो नील रेटेड है या नॉन टैक्सेबल है या एग्जाम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन है, वो भी जोड़ लीजिए। अगर एक्सपोर्ट्स करते हैं तो वो भी जोड़ लीजिए, और अगर आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी जोड़ लीजिए, ठीक है। इन सबको हमने एड ऑन किया। क्या एड ऑन नहीं करना है, जीएसटी एड ऑन नहीं करना है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेसो नहीं एड ऑन करना है। कोई भी इनवर्ड सप्लाई एड ऑन नहीं करनी है जिसके ऊपर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। कुल मिला के बात क्या करनी है, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई जोड़ लीजिए जीएसटी को छोड़कर। इसके अलावा अगर कोई एडवांस लोन्स पे इंटरेस्ट डिस्काउंट है तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, उसको भी छोड़ दीजिए। कर लिया हमने एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले साल 1.5 करोड़ तक है तो ले लीजिए कंपोजिशन स्कीम, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक है तो ले लीजिए कंपोजिशन स्कीम, ठीक। अब अगली बात करेंगे कि कौन कौन तरीके के जो बिजनेस है या कौन कौन तरीके के पर्सन जो है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो 3 कैटेगरी पे हम बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर इस अगर एलिजिबिलिटी टर्नओवर में फिट बैठता है, ठीक है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है और उसको गुड्स या सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग जीएसटी रेट से टैक्स नहीं पे करना है। मींस आप कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, फोन बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको अपने टर्नओवर पे केवल 1% फ्लैट रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। मींस इट इज अ 0.5%
CGST प्लस 0.5% SGST। अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, आप कुछ बनाते नहीं है, आप खरीदते हैं, मार्जिन जोड़ते हैं, बेचते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपको अपने टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है। डिफरेंस क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर को अपने टोटल टर्नओवर का और ट्रेडर को अपने टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है। अगर आप रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अगर आप एज अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अपने टर्नओवर का 5% है। ठीक है, चलो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये कि नॉर्मल स्टेट में हमने पिछले साल में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर देखा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक का टर्नओवर देखा। इसके अलावा और हमें क्या चेक करना है? और हमें ये चेक करना है कि मींस दो तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे। पहला हमने पढ़ लिया टर्नओवर वाला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो हैं, जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है, वो अपने टर्नओवर का, अपने पिछले साल के टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। मीन्स मान लीजिए कि किसी से फॉर एग्जांपल ट्रेडर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2 करोड़, ठीक है, तो 2 करोड़ का 10% हो गया 20 लाख, ठीक है, 20 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर, यानी 20 लाख तक की वो सर्विस पिछले साल में दे सकता है। मीन अब ये ट्रेडर कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता है, दो चीजें चेक करेंगे। पहली चीज क्या चेक करेंगे? अगर पिछले साल नॉर्मल स्टेट में था तो 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में था तो 75 लाख तक का टर्नओवर। एंड क्या चेक करेंगे? ये भी चेक करेंगे कि पिछले साल में इस ट्रेडर ने कितनी सर्विस प्रोवाइड की है, मतलब कितनी कर सकता है, अपने टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, इतनी सर्विस प्रोवाइड करी थी, तभी करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको क्या मिलेगा? उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। और यही पोर्शन मैन्युफैक्चरर के लिए भी होगा। मींस मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर गुड्स में डील करते हैं, लेकिन वो इतनी सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। अगर इतना किया था तो वो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब और कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी? पहली कि कॉम्पोजिशन वाला जो डीलर है वो रेस्टोरेंट के अलावा और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। कॉम्पोजिशन का डीलर है वो रेस्टोरेंट के अलावा और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। इफ ही इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट, अगर वो रेस्टोरेंट के अलावा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कितनी सर्विस हो सकती है? अभी हमने बात की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन डीलर है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स में की सप्लाई नहीं करेगा, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन या वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, वो व्यक्ति इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करेगा, मींस या राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकता, तो क्या इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई भी नहीं कर सकता? कर सकता। इंटर स्टेट खरीद सकता है, इंटर स्टेट बेच नहीं सकता। नाउ ही कैन नॉट सप्लाई सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है। यानी कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस नहीं दे सकता। अगर उसने सर्विस दे दी तो फिर वो कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट जो है वो स्विगी जोमैटो के थ्रू अगर अपनी सर्विस दे रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले पाएगा। तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स नहीं बेच सकते? बिल्कुल, गुड्स तो बेच सकते हैं लेकिन सर्विस नहीं दे सकते। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे दी तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आएंगे। ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यानी अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर ना हो, मतलब आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस कंटेनिंग कोका और नॉट, पान मसाला, टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट, एरिएटेड वाटर, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन रूफिंग टाइल, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड ऑल, ये वो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर करा तो भले ही टर्नओवर लिमिट में हो, भले ही सर्विस पोर्शन वाली क्राइटेरिया फिट होता हो, लेकिन तब भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ ये जो हमने बातें पढ़ी ये हमने पढ़ी आम कंपोजिशन स्कीम के लिए। कैसी वाली? आम कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब ये क्या है आम कंपोजिशन स्कीम? अगर मैं कंपोजिशन स्कीम की बात करूं तो दो सेक्शन में आप इसे पढ़ेंगे। एक होता है सेक्शन 10(1) और एक होता है सेक्शन 10(2)A।
अब सेक्शन 10(2)(a) क्या है, मैं इसे आसान शब्दों में याद रखने के लिए बोलती हूँ, दिस इज अ खास कंपोजिशन स्कीम। खास कंपोजिशन स्कीम मतलब ये भी वैसी ही कंपोजिशन स्कीम है, लेकिन इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ये किसको मिलेगी और टर्नओवर क्राइटेरिया क्या होगा। पहली बात, इस खास कंपोजिशन स्कीम के लिए कोई नॉर्मल स्टेट या स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस खास कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख तक होना चाहिए। और ये कौन लोग हैं जिन्हें खास कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, रेस्टोरेंट के अलावा अदर सर्विस प्रोवाइडर्स और मिक्स्ड सप्लायर। मतलब अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अगर एक कॉस्ट अकाउंटेंट है या रिपेयर मेंटेनेंस देने वाला है या मिक्स्ड सप्लायर है, वो इस खास कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। शर्त, पिछले साल में जो टर्नओवर है वो 50 लाख तक होना चाहिए, यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ऐसा है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है और अपने 50 लाख तक के टर्नओवर पे 6% टैक्स दे सकता है। जी, यानी आप नॉर्मल आप आम कॉम्पोजिशन स्कीम में है या खास कॉम्पोजिशन स्कीम में है, जो आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में भी मेंटेन करना पड़ेगा। मीन जैसे अगर आपका पिछले साल आम कॉम्पोजिशन स्कीम में आपका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर था या 75 लाख तक का टर्नओवर था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको ये टर्नओवर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो खास कंपोजिशन स्कीम में 50 लाख तक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी 50 लाख तक होना चाहिए। और उस 50 लाख तक के टर्नओवर पे आपको 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी आपको टैक्स का पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन इस खास कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे तो एक खास बात यह भी है कि मैंने क्या बोला, अगर पिछले साल तक आपका टर्नओवर 50 लाख तक था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख तक के टर्नओवर पे 6% टैक्स देंगे। बट एक खास बात, करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक के टर्नओवर में से जो 20 लाख तक का टर्नओवर है क्या है, एग्जम्प्ट। और फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ योर खास कंपोजिशन स्कीम, इसमें पहले 20 लाख तक पे कोई जीएसटी नहीं देना और बाकी के 30 लाख पे क्या देना है, 6%। अब नेक्स्ट ईयर भी आप इसी खास कंपोजिशन स्कीम में होते हैं तो अगले 50 लाख पे आप पूरा 6% टैक्स देंगे, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, ये भी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस नहीं दे सकता, ये भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकता, ये भी नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं सप्लाई कर सकता। रेस्ट रिस्ट्रिक्शंस आर सेम। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इस टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर जाएं, मीन चाहे आम कंपोजिशन स्कीम में है या खास में, 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख को क्रॉस कर जाए तो इमीडिएटली आप कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर जाएंगे, आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंपोजिशन डीलर जो है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, मींस, और आईटीसी भी नहीं ले सकता। मींस कंपोजिशन डीलर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन से ही बाहर है, ना तो वो किसी दूसरे के बिल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, ना आईटीसी पास ऑन कर सकता है। मींस कंपोजिशन डीलर अपनी इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं ले सकता और उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे कोई सामने वाला व्यक्ति आईटीसी नहीं ले सकता, ठीक है। नॉर्मल स्कीम एंड कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। मींस ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेट में नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर हो जाएं और दूसरे स्टेट में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर लें। मींस पैन बेस्ड स्कीम है, एक पैन पे या तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है या रेगुलर स्कीम लेनी है, दोनों स्कीम में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। मींस कॉम्पोजिशन स्कीम आपको यूनिफॉर्मली ऑप्ट करना पड़ेगा अक्रॉस ऑल स्टेट, ठीक है। ये जो कॉम्पोजिशन डीलर है ये जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने, ये जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, तो फिर क्या इशू करेगा, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और बिल ऑफ सप्लाई में सामने वाले कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, यानी बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी का कंपोनेंट शो नहीं हो सकता। इसको जो रिटर्न भरना होता है वो जीएसटीआर 4 साल का एक रिटर्न भरना होता है, साल खत्म होने के बाद 23 अप्रैल से। फॉर एग्जांपल अगर हम 24-25 की बात करें तो 24-25 के लिए जीएसटीआर 4 भरना पड़ेगा 30 अप्रैल 2025, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ेगा क्वार्टर एंड के बाद 18 तारीख। जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अभी क्वार्टर चला है जुलाई अगस्त सितंबर, ये जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर है, तो जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए आपको कंपोजिशन डीलर को टैक्स भरना पड़ेगा 18
सितंबर, और एक फॉर्म लगेगा CMP 08, ठीक है। तो दिस इज दी पेमेंट सिस्टम इन GSTR4। ये MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, ना आम कर सकता है ना खास कर सकता है। और जैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं, डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, विड्रॉ करते हैं तो भी इंटीमेट करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से भी कॉम्पोजिशन स्कीम को ड्यूरिंग द ईयर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपकी इच्छा है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम का मैराथन लेक्चर था, बड़ा छोटू सा लेक्चर था, फटाफट से हमने प्रोविजंस को रिपीट किया। आपके 2022 अगेन 2022 के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2016 के स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन GST के दिए हुए हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के। सो मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल डरना नहीं है, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है, और टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है, और 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।